हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक का सेट लेके आई हूँ, जिसमें आज हम साइंस का 20 क्वेश्चन देखेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपरसोनिक। इसके बारे में देखते हैं। सुपरसोनिक यह किसी वस्तु की गति है जो ध्वनि की गति से अधिक है, और सुपरसोनिक उन चीजों का वर्णन करता है जो ध्वनि की गति से तेज यात्रा करती है। इंफ्रासोनिक के बारे में देखते हैं। श्रवण सीमा से नीचे, और अल्ट्रासोनिक श्रवण सीमा से ऊपर, और मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन है, देश हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से कौन लड़ते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसके बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं और कीटाणुओं पर हमला करके संक्रमण से लड़ने में सहायता करती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, और वे संक्रामक रोगों और विदेशी आक्रमणकारियों दोनों से शरीर की रक्षा करने में सहायता करती है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं लगातार बनती है, कुछ केवल घंटों या दिनों तक जीवित रहती है, लेकिन कुछ वर्षों तक जीवित रहती है। प्लेटलेट्स, तो इसके बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बड़ी स्थिति मज्जा कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं, जिन्हें मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है। वे सीधे रक्त स्कंदन के साथ साथ मुक्त पदार्थों में शामिल होती है, जो अन्य रक्त स्तंभ प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। उसके बाद है लाल रक्त कोशिकाएं। तो वे श्वेत वर्णक हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि आरबीसी का मुख्य घटक है। और आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपकी लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है, जो आपके शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, तथा आपके अंगों और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों में वापस ले जाती है। और हीमोग्लोबिन आपके रक्त में फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। आपके शरीर का लगभग 70% आयरन आपके रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और पेशीय कोशिकाओं, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है? तो इनमें से कौन सा पौधा जो स्वयं भोजन निर्माण करने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशरूम। इसके बारे में देखते हैं। मशरूम एक विषमपोषी पौधा है, और विषमपोषी का अर्थ है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। मशरूम एक कवक है। वैज्ञानिक नाम एग्रिकस बिस्पोरस है। और मशरूम में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मशरूम फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का कम कैलोरी वाला स्रोत है, और मशरूम विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं? तो फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस झिल्ली। फुफ्फुस झिल्ली में फेफड़े संलग्न होते हैं। इसके बारे में देखते हैं। फेफड़े संवहनकृत बैग होते हैं, जिनका उपयोग स्थलीय रूपों द्वारा गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और मनुष्यों के पास फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, जो एक द्विक परत फुफ्फुस या फुफ्फुस झिल्ली से ढकी होती है, और यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है। बाहरी फुफ्फुस झिल्ली बक्षीय स्तर के निकट संपर्क में है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे विभिन्न भौतिक रूप क्या कहलाते हैं जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है? तो वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरूप। इसके बारे में देखते हैं। कुछ रासायनिक तत्वों में एक ही भौतिक अवस्था में दो या अधिक
भिन्न रूपों में मौजूद होने के गुण होते हैं उसे अपरूप कहते हैं। और इन गुणों को तत्वों के अपरूप के रूप में जाना जाता है। और एक तत्व के अपरूप गुण विभिन्न संरचनात्मक संशोधनों के कारण तत्व के परमाणु विभिन्न गुणों के साथ अलग अलग ढंग से संबंधित रहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन के अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फ्लोरीन शामिल हैं। और इस गुण के कारण एक ही तत्व में विभिन्न संरचनात्मक रूप काफी भिन्न भौतिक गुणों और रासायनिक व्यवहारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेचिश और मलेरिया डेश के कारण होता है। तो पेचिश और मलेरिया किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। इसके बारे में देखते हैं। वे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल 4 प्रमुख प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। और विषाणु भी एक प्रकार है, लेकिन यह केवल मेजबान शरीर में जीवित जीवों के रूप में कार्य करता है और प्रजनन करता है। ये रोग कुछ बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पेचिश और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। टाइफाइड और तपेदिक यानी कि टीबी जीवाणु हैं। और विषाणु चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आदि जैसे बीमारी का कारण बनता है। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिश का कारण है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। इसके बारे में देखते हैं। ए बी प्रकार का रक्त दुर्लभ है। यह 5% से कम आबादी में पाया जाता है और यह रक्त प्रकार का नवीनतम है। 10 या 12 शताब्दी पहले तक ए बी रक्त प्रकार बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइप ए बी टाइप बी के साथ टाइप ए के अंतः क्रिया से उत्पन्न होता है। और ए बी प्रकार में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरिक अम्ल। इसके बारे में देखते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय तरल है। यह निविदा तरल पदार्थों को एक तीखा स्वाद देता है और फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। फास्फोरस अम्ल को आर्थोफोस्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही को मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्र। इसके बारे में देखते हैं। पृथक्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2 पदार्थों को अलग करती है जो एक बार मिश्रण बनते हो। और किसी तरल पदार्थ के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जिसमें बाद में तरल रूप से संघनित होता है। आसवन में वाष्पीकरण और संघनन दोनों होते हैं। आसवन का उपयोग 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों को अलग अलग क्वथनांक पर पृथक करने के लिए किया जाता है। उध्वतापन बिना किसी तरल मध्यस्थ रूप में परिवर्तित हुए किसी ठोस का गैस में बदल जाना उध्वतापन है। उदाहरण के लिए सूखी बर्फ, आर्सेनिक, नेफ्थलीन, सब्लिमेंटस। अपकेंद्रण यह उनके आकार, घनत्व, चिपचिपाहट आदि के आधार पर विलयन मिश्रण से अलग घटकों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी है। और विलयन को उच्च गति पर घुमाया जाता है और निलंबित कणों को उनके घनत्व के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के प्रवाह के तरह फुलाया जाता है। उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग मिश्रण में और चुंबकीय कणों से चुंबकीय कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। और लोहे कणों को रेत से अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरायुजता। इसके बारे में देखते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों के बीच समानताएं हैं। दोनों होमोथर्मिक जानवर हैं जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, यानी कि गर्म रक्त वाले हैं। और दोनों फेफड़ों से सांस लेते हैं। एक अंतःपंजर हड्डियों से बना एक
अस्थिकृत अंतःपंजर के रूप में जाना जाता है। बोनी मछलियों, स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों जैसे अधिकांश जीवों में एक अंतःपंजर होता है जो पूरी तरह से हड्डियों और उपास्थियों से बना होता है, और पक्षियों में अंतःपंजर पूरी तरह से हड्डी युक्त होता है और लंबी हड्डियां वायु गुहाओं के साथ खोखली होती है, और दोनों का हृदय 4 कक्षीय है और दोनों लिंगों में अलग अलग है और निषेचन आंतरिक है। अगला क्वेश्चन है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। त्वचा उपचार में, खाद्य संरक्षण में, खाना पकाने में। इसके बारे में देखते हैं। जैव रासायनिक यौगिक कोई भी यौगिक है जिसमें कार्बन होता है और यह जीवित चीजों में पाया जाता है। यह जीवन की हर प्रक्रिया में शामिल है, अर्थात मानव शरीर की वृद्धि, भोजन का पाचन, श्वसन आदि। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग त्वचा के उपचार, खाद्य परीक्षकों और खाना पकाने के तेलों में किया जाता है। जैव रासायनिक यौगिकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब वे प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। उन्हें केकराइटस या कार्ब्स के रूप में भी जाना जाता है। ये किसी भी जीवित शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसके बाद प्रोटीन मानव शरीर की हर कोशिका में पाए जाते हैं। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और यह डेयरी उत्पादों, चिकन, वेस्ट, अंडे, बादाम और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल। मैक्रोमोलेक्यूल्स का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो हर कोशिका और वायरस में मौजूद होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी कि आरएनए और डीएनए। तो यह आनुवांशिक जानकारी को ले जाने में मदद करता है जो कोशिकाओं में आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए पढ़ी जाती है, जिससे जीवित चीजें कार्य करती है। यह पूरे शरीर में अणुओं के परिवहन में मदद करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नए बनाता है। उसके बाद है वसा। बढ़ते बच्चे या किशोर के आहार के अत्यंत आवश्यक भागों में से एक है। यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वसा का उपयोग शरीर में ईंधन के रूप में किया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग डेस्क का उपयोग करती है। तो ड्राई क्लीनिंग किसका उपयोग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलायक या अवशोषक। इसके बारे में देखते हैं। ड्राई क्लीनिंग इसे गैर जलीय तरल माध्यम में कपड़े की सफाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग गीली या सामान्य सफाई में किया जाता है। स्टार्च का उपयोग कपड़े को मजबूत, चिकना और चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डिश विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोस्टर। इसके बारे में देखते हैं। एक टोस्टर दीवार के आउटलेट से विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा खींचता है और फिर इस गतिमान विद्युत आवेशों को ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टोस्ट पकाने के लिए तंतु लाल गर्म हो जाते हैं। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा से तापीय ऊर्जा, बिजली संयंत्र में कोयले का जलाना, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में लाइट बल्ब, विद्युत से गति ऊर्जा में बिजली का पंखा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिका। इसके बारे में देखते हैं। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। तो धमनियां ये शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और शिराएं ये शरीर के अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती है, और केशिकाएं ये अंगों में मौजूद होते हैं और ये वे वाहिकाएं हैं जिनके माध्यम से विनिमय होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघनन तंत्र में कोशिका धमनी का सतत विभाजन होती है और रक्त के परिवहन में कोशिकाओं में नाड़ी, वाल्व और लोचदार फाइबर नहीं होते हैं,
और कोशिकाएं रक्त वाहिकाएं होती है जिनका व्यास सबसे छोटा होता है। जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो लघु शिराएं का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तनाव की एसआई इकाई क्या है? तो तनाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल। इसके बारे में देखते हैं। भौतिक में तनाव एक सामग्री के इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल है और इस प्रकार तनाव को सामग्री के प्रति इकाई क्षेत्र में पुनर्स्थापना बल के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। इसके बारे में देखते हैं। आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग बिजली के बल्ब में टंगस्टन तंतु के संरक्षण को रोकने के लिए किया जाता है। चूंकि यह टंगस्टन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तंतु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से रोकता है और प्रकाश बल्बों में आर्गन का उपयोग टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश बल्ब के जीवन में वृद्धि होती है। आर्गन के बारे में देखते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ar और परमाणु क्रमांक 18 है। यह आवर्त सारणी के समूह 18 में है और एक उत्कृष्ट गैस है और आर्गन 0.934% पर पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस है। इसका खोज किसने किया? विलियम रामसे, जॉन विलियम ट्रस्ट और तीसरा है बेरन रेले। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज डैश का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल सूक्ष्मदर्शी का। इसके बारे में देखते हैं। घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज एक सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं और सरल सूक्ष्मदर्शी यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरियम सल्फेट। इसके बारे में देखते हैं। बेरियम सल्फेट पानी में घुलनशील है क्योंकि इनमें उच्च जलीय ऊर्जा है। बेरियम सल्फेट में पानी मिलाने पर इसकी जलयोजन ऊर्जा इसकी जलीय ऊर्जा की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी रेखाएं गति का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बड़े पहिए की गति। इसके बारे में देखते हैं। गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन है और गति के उदाहरणों में एक उड़ता हुआ पक्षी, एक चलती कार, एक दौड़ता हुआ लड़का, फिसलता हुआ एक बच्चा आदि शामिल है। गतियां विभिन्न प्रकार की होती है। उनमें कुछ सीधी रेखीय गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति, कंपन गति और घूर्णन गति है। सीधी रेखीय गति के बारे में देखते हैं। वह गति जो एक सीधी रेखा तक सीमित है सीधी रेखीय गति कहलाती है। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार या एक सीधी रेल पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी सीधी रेखीय गति के उदाहरण है। गति है उसके परिभाषा है, इसके बारे में देखते हैं। वृत्ताकार गति, तो वृत्ताकार गति, वृत्ताकार मार्ग पर किसी वस्तु की गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण है बड़ा पहिया। उसके बाद है आपतन गति, तो गति एक समय अवधि के बाद स्वयं को दोहराती है, उसे आपतन गति कहते हैं। इसका उदाहरण है लोलक झूला। उसके बाद है कंपन गति, तो वह गति जिसमें वस्तु एक अक्ष के अनुदिश कंपन करता है, उदाहरण के लिए गिटार के तार की गति। उसके बाद है घूर्णन गति, तो वह गति जिसमें पिंड एक अक्ष के समांतर घूमता है। इसका उदाहरण है एक साइकिल के पहिए की गति। अगला क्वेश्चन है, प्रबलता सीधे डैश के समानुपाती होता है। तो प्रबलता किसके समानुपाती होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयाम का वर्ग। इसके बारे में देखते हैं। ध्वनि किसी भी प्रकार के कंपन से उत्पन्न होती है। चूंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, वायु के कारण ध्वनि की संचारण की दिशा में इधर उधर कंपन करते हैं। यह संपीड़न और विरलन की एक लहर है। तरंगदैर्घ्य का आयाम वह अधिकतम दूरी है जो कण दोलन करते हुए माध्यम स्थिति से चलता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता से संबंधित होती है। प्रबलता आयाम के वर्ग के सीधे समानुपातिक होते हैं।
और ध्वनि का त्वरक आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है।